आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो आ ही गया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे लगभग जो है वो सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कितने सटीक होते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल फेल होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। आप लोकसभा चुनाव को देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था या फिर हरियाणा का जो चुनाव हुआ था, हरियाणा चुनाव से ठीक पहले जो एग्जिट पोल सामने आए थे, सारे के सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को जिताया गया था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो क्या हुआ? रिजल्ट एकदम अपोजिट थे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है। इस बार का सीट शेयरिंग क्या लगता है कि भाजपा को जिस तरह से दिखाया जा रहा है 150 से 170 सीटों के बीच का जो आंकड़ा है वो पेश किया गया है लगभग सभी एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि वो जादुई आंकड़ा जिसे कहते हैं भाजपा जो एनडीए का गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में छूती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है एसएएस ग्रुप का जो सर्वे सामने आया है उसमें उसने महाविकास अघाड़ी को आगे दिखाया है, मतलब 155 के अप्रॉक्स में दिखाया है। तो इसको हमें समझने से पहले जितने भी जो भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या ये सटीक आएंगे, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसको समझने के लिए हमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र का इस बार क्या क्या मुद्दा रहा है, सबसे बड़ी चीज आप देखेंगी तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की 288 सीटों पर महायुति में जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी लगभग 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और वहीं अगर बीजेपी में शिवसेना की अगर बात करें हम, शिंदे गुट की, तो वो 89 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद एनसीपी यानी कि अजीत पवार की जो पार्टी है वो 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं महायुति में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी 149 सीटों पर नहीं बल्कि 170 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। आप अगर कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, 149 पर लड़ रही है लेकिन आप बता रहे हैं 170, तो कई एक्सपर्ट्स ये मान करके चल रहे थे, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि शिवसेना और जो शिवसेना के बाद जो ये है एनसीपी है, वो दोनों पार्टियां जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, इन दोनों के कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो खास करके बीजेपी के नेता हैं, लेकिन लड़ रहे हैं वो एनसीपी अजीत पवार और शिंदे गुट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं 170 से 180 तक बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, जो बता रहे हैं कि इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तो इस हिसाब से भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छे पोजीशन में आ सकती है इस वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एमवीए के अंदर में, तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है कांग्रेस। कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं शिवसेना यानी कि यूबीटी जो है वो लगभग 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और एनसीपी जो इसकी है उद्धव ठाकरे की है, कह सकते हैं आप कि, तो वो जो चुनाव लड़ रही है वो लगभग 86 सीट पर लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो फैक्टर माना जा रहा है, अगर आप मुद्दों की बात करेंगी तो एमवीए के अंदर में जो मुद्दा उठाया गया, खास करके देखेंगे आप, सिंपैथी वोट भी जा सकता है। जिस तरीके से शिवसेना के 2 टुकड़े हुए या फिर यूबीटी के 2 टुकड़े हुए, मतलब इसके 2 टुकड़े हुए, एनसीपी के 2 टुकड़े हुए, तो इसका असर कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट एमवीए के पास जा सकता है। तीसरा फैक्टर, जिस तरीके से शरद पवार एक पॉपुलर चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर में, तो वो उनको उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। और वहीं देखें तो कास्ट सेंसस भी एक बड़ा मुद्दा रहा था यहां। और दूसरी बात, दलित, मुस्लिम और मराठा, ये जो समीकरण था तीनों का, ये जो बताया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं एमवीए के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, यानी कि एक तरीके से महायुति की अगर आप बात करें, तो एक ही मुद्दे थे वहां पे, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया और इसी को एक फ्रेम करते हुए सारे नेता इसी पर जोर दे रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, और ओबीसी पर फोकस दे रहे थे। लेकिन जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो लाडली बहना जो योजना है बीजेपी की, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। अगर बीजेपी एक तरह से महायुति
महायुति जीत करके आती है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फैक्टर लाडली बहना को माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो 1500 रुपए दिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वहां के बहनों के अंदर में डर बैठ सकता है। एक तरह से कह सकते हैं आप कि अगर ये सरकार जाएगी तो पैसे मिलने बंद हो सकते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर ये हो सकता है। क्या लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो 1 से बढ़कर सीधा 13 पर आया, और रही बात भाजपा की करें तो भाजपा की जो सीटें हैं वो 23 से सिमट कर 9 पर आ गई। फिलहाल अभी अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि इसी चीज का समीकरण का नुकसान जो है क्या वो महायुति को उठाना पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत पॉइंट वाली बात आपने बताई, क्योंकि अगर हम गौर करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के पास महज 1 सीट थी लोकसभा में और वो 1 से सीधे 13 पे पहुंच गई, और वहीं 9 पे पहुंच गई, और वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो 23 से 13 पे आ गई। तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है इस चुनाव में देखने को मिल सकता है और एग्जिट पोल जो है सारे वो बदल सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव किस तरीके से अलग है? हाँ, देखा जाए तो इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं पिछले बार के मुकाबले में इस बार एकदम अलग रहे। इस बार आपने देखा होगा जिस तरीके से ज्यादातर जोर दिया गया है कास्ट वोट के ऊपर जोर दिया गया है, जिस तरीके बटेंगे तो कटेंगे या फिर इस तरीके के नारों पर ज्यादा जोर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बार जो गौर करने वाली बात है कि लास्ट दिन राहुल गांधी ने जो दिखाया था अडानी की तिजोरी खोलते हुए, जो एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें देखा गया था कि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था कि अडानी का कनेक्शन दिखाया था, उन्होंने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के पीएम मोदी के साथ दिखाया था कि डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी को सीधे तरीके से कि बीजेपी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो इसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है रिजल्ट में अगर बदलाव आते हैं तो। देखिए, अगर अडानी की बात आई है तो अजीत पवार का इंटरव्यू बेशक याद होगा। कहा जाता है कि जब उन्होंने खुलासा किया था कि मीटिंग के दौरान अडानी भी मौजूद थे, लेकिन बाद में वो पलट गए कि वो मीटिंग में नहीं थे। हालांकि शरद पवार कहते हैं कि वो मीटिंग में मौजूद थे। क्या लगता है कि अजीत पवार, ये कुछ अंदरूनी कला चल रही है भाजपा और अजीत पवार में? क्योंकि जब मोदी की रैली चल रही थी तो अजीत पवार लगभग सभी रैलियों में मौजूद थे, लेकिन बाद के हालात कुछ ऐसे दिखे कि वो नाराज नजर आए। क्या लगता है कि भाजपा उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, या फिर एक कारण जो माना जा रहा है कि अजीत पवार का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन भाजपा यहां पर बटेंगे तो कटेगा नारा देकर हिंदुत्व कार्ड के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है? तो क्या है, ये दोनों की राहें अलग है या भाजपा खुद अजीत पवार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये बहुत अहम बात बताई आपने, और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात ये है कि बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का सबसे बड़ा नारा था, लेकिन इस नारे से सबसे पहले जो किनारा कशी इख्तियार किया था वो किसने किया था? आपने देखा होगा अजीत पवार ने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह की राजनीति जब महाराष्ट्र के अंदर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी या इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी उस चीज को लेकर के गुस्सा था, नाराजगी कह सकते हैं कि वो, और उनका जो परफॉर्मेंस था एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उनका परफॉर्मेंस सबसे कम रहा था। तो कहीं ना कहीं ये 100% श्योर है कि अजीत पवार को, यानी कि एनसीपी अजीत पवार को साइड लाइन बीजेपी दिखा सकती है। अगर फुल मेजॉरिटी में बीजेपी की सरकार बनती है तो अजीत पवार, ये तो आप 100% मान के चलिए कि कहीं के नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। क्या लगता है, जो लास्ट मोमेंट पे हर चुनावी रैली में योगी और मोदी की जो जोड़ी है, एक ही नारा दिया गया और वो भी था हिंदुत्व पर। कोई कहता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई कहता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या लगता है इन नारों का, इन स्लोगन्स का महाराष्ट्र चुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कितना असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिलेगा?
देखिए, ये साफ सीधे तौर पे अगर मैं कहूं तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम और ये दलित फैक्टर को तोड़ने के लिए ये चीज किया जा रहा था, ध्रुवीकरण की राजनीति थी ये, और ये माना जा रहा था कि इससे एक तरह से हिंदू वोट को एक करने के लिए ऐसा बीजेपी कर रही है। और इसमें सबसे अहम चीज जो आपको जोड़ सकते हैं, हम लोग जोड़ करके बता सकते हैं कि झारखंड का चुनाव देखिए। झारखंड के चुनाव में क्या हुआ? झारखंड के चुनाव में घुसपैठिए का एक बड़ा मुद्दा बना करके, जिस तरीके से आपने देखा होगा, हेमंत विश्व शर्मा बड़े नेता हैं बीजेपी के और आसाम के सीएम हैं, उन्होंने सीधे तौर पर खुलेआम टारगेट करते हुए बताया कि अब्दुल, मतलब एक तरह से एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि ये घुसपैठिए हैं और ये इस तरफ से एक तरह से झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से झारखंड का इलेक्शन हो या फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, दोनों ही इलेक्शन में ये मुद्दा काफी ज्यादा छाया रहा है। एक तरीके से कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति वाला फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। क्या लगता है कि इस बार भी जो उनकी जो सहानुभूति वाला फैक्टर है वो कितना काम करेगा? बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है और ऐसा देखा भी जा रहा है कि शरद पवार, ये फैक्टर सबसे अहम चीज जो आप देखेंगे, ये जो फैक्टर है ये लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा काम किया था। हरियाणा चुनाव को आप अगर साइड में रख दें, हरियाणा चुनाव के जो भी रिजल्ट आए थे उसको आप साइड में रख करके देखें, तो ये बड़ा पॉइंट है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 48 सीट होती है, लोकसभा की जो सीटें थी, बीजेपी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ था ये सभी ने देखा था। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन फिर भी सिंपैथी वोट, जो अब बात आपने अभी कही है, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। शरद पवार के पक्ष में भी काम किया, उद्धव ठाकरे के भी पक्ष में काम किया, तो इसी वजह से बीजेपी वहां एकदम से डिक्लाइन हो गई। और जिस तरीके से देखा गया कि शरद पवार को मास्टर स्ट्रोक एक तरह से उन्हें माना गया कि वो एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को पलट करके रख देते हैं, ऐसा माना गया जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ऐसा ही उलटफेर इस बार भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मैं अभी भी यही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से देख रहे हैं एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, चाहे वो एबीपी के सी वोटर के जो एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए को 150 से 170 दिखाया गया और मैट्रिक्स को भी इतना ही दिखाया गया है, और इंडिया गठबंधन को 110 से 130 दिखाया गया है। लेकिन ये जो जितने भी पोल्स अभी आ रहे हैं ये सारे फेल हो सकते हैं, चाहे वो झारखंड के चुनाव में कहें या फिर महाराष्ट्र के चुनाव में देखा जाए, तो ये फेल हो सकते हैं। क्या लगता है जो हाल फिलहाल में, देखिए जो सबसे दिलचस्प फैक्टर जहां पे कहा जा रहा है, हाल फिलहाल में एक दिन पहले, चुनाव से ठीक एक दिन पहले दोनों पार्टियां घिरी हुई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन से जो विनोद तावड़े हैं वो करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा वाले कांग्रेस वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रिया सेले बिटकॉइन के जरिए अवैध रुपए में काम कर रही है। तो इसका क्या लगता है कि इन दोनों फैक्टर्स का कितना नुकसान होगा किस किस पार्टी को? बिल्कुल सही, ये सही बात कही है आपने। इसमें आपको ये पैटर्न को गौर करेंगी तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है। देखा जाए तो अक्सर ये चीजें सामने आती रही है कि पैसे बांटने का जो पैटर्न, अगर साफ सीधे तौर पे कहें, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो वीडियो सामने आते हो या नहीं आते हो, लेकिन ये पैटर्न बहुत पुराना है। कहा जाता है कि शराब और पैसे, इस पे जो है वोट खरीदे जाते हैं, बहुत सारे वोट का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ध्रुवीकरण भी किया जाता है कई जगह पे। ये चीजें, ये बहुत पुरानी चीजें हैं और ये मामला जो है वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आया है और इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई की बात भी कह रही है और विनोद तावड़े के ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है इस मामले में, और ये मामला भी बहुत ज्यादा हाइप रहा है। लेकिन आपको ये देखें आपकी ये असल में होता क्यों है, वोटों को क्यों रिझाने के लिए ये चीजें की जाती है कि पैसे पे वोटर्स जो है वो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि बिक जाएंगे और वोट दे देंगे, तो इसलिए ये पैसों का खेल किया जाता है एक तरह से। अभी हाल फिलहाल में एक और खबर आई थी कि प्रणीति शिंदे और सुशील कुमार शिंदे जो है वो आखिरी मोमेंट पे, आखिरी पल में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है एमडीए पार्टी को इसका झटका लगेगा? क्या सीट शेयरिंग कम होगी, इसका प्रभाव कम होगा?
नहीं, देखा जाए तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरीके से वो चुनाव में आ रहे थे और जैसा उनका प्लान था उससे वो उनको हारने का डर है, इसलिए वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप गौर करेंगी, इस बार की जो अहम अहम सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर में, आपने देखा होगा सौरा भास्कर के जो पति हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं अणुशक्ति नगर से, तो वहां का भी फैक्टर बहुत बड़ा माना जा रहा है कि वो जीत करके आएंगे या नहीं आएंगे। या फिर हम बात करें अगर बाबा सिद्दीकी के बेटे की, जीशान सिद्दीकी, जिस तरीके से सलमान खान के जो मामले सामने आए थे और उसके बाद उनको बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसके बाद फिर जीशान सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ करके एनसीपी में आए थे और वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी काफी अहम माना जा रहा है इस बार का जो चुनाव उनके लिए। तो कहीं ना कहीं एनसीपी को जो उस सीट पर बड़ा फायदा हो सकता है और जीशान सिद्दीकी वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात। अगर अब झारखंड की बात करें तो ये जो केमिस्ट्री रही है हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की, क्या लगता है इससे किसको चुनावी फायदा होगा, भाजपा को या फिर जेएमएम, जो कहा जाता है जेएमएम, सीपीआईएम, कांग्रेस और ये तमाम दल है, उसको इसका नुकसान होगा या इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इसमें ये बहुत अच्छी बात और पॉइंट वाली बात है। गौर कीजिए कि जिस तरीके से अभी सिंपैथी वोट की बात हो रही थी, शरद पवार के इसमें पार्टी टूटने की वजह से उनको सिंपैथी वोट जा सकता था, सेम पैटर्न आप यहां देखेंगी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन वो जेल जाने से पहले अपना सारा दारोमदार, अपने सारे काम काज चंपई सोरेन को देकर के जाते हैं और चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी भी देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं और सीएम की कुर्सी संभालते हैं, वैसे ही चंपई सोरेन नाराज हो जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और इस चीज को जो हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे से भुनाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा एक तरीके से आप कह सकती हैं कि जेएमएम के पक्ष में ही जाएगा और उनको सिंपैथी वोट मिलेगी। देखिए, बांग्लादेश का जो एक मुद्दा था जो सबसे ज्यादा उठाया जा रहा था झारखंड के अंदर, कि बांग्लादेशी घुसपैठ ही है, वहां घुसपैठ कर रहे हैं, बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारे डेटा भी दिखाए गए कि इतने ज्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी थोड़ी ही दिन, एक दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन होने थे, कल की ही बात है, कल आपने देखा होगा शाम में एक कंट्रोवर्शियल ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया था बीजेपी की तरफ से, जिसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग जो है वो घुस रहे हैं, घर में जा रहे हैं, और फिर इस पे बहुत ज्यादा बवाल भी मचा था और जेएमएम ने इस पर बहुत ज्यादा कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह शर्मनाक है कि इस हद तक हम गिर चुके हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था और चुनाव आयोग ने इसको हटाने के लिए कहा था और इसके बाद वो पोस्टर हट भी गए थे। लेकिन जिन लोगों तक मैसेज पहुंचाना था झारखंड के अंदर, वो मैसेज चला गया, मतलब घुसपैठ के मामले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और झारखंड के अंदर जो सीटें हैं, 81 सीटें हैं, उसमें से मान सकते हैं, आप मान करके चल सकते हैं कि इस बार सत्ता बदल सकती है। जिस तरीके से जेएमएम की सरकार थी, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, अभी थी, मान सकते हैं, तो वो जो है सत्ता परिवर्तन यहां हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में जहां तक मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन है, एक तरह से एमवीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जैसा कि हम झारखंड के लिए देख रहे हैं सभी एग्जिट पोल्स, एबीसी सी वोटर की बात करें तो दिखा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के पास 42 से 47 सीटें आएंगी, तो वहीं इंडिया के पास 25 से 30, यानी कि एबीसी सी वोटर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं मैट्रिक्स में भी सेम इसी आंकड़े पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। टीवी9 में भी 42 से 47 सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो भाजपा के फेवर में यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं? किन मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा जिससे यहाँ पर उनकी सरकार बनती हुई हमें नजर आ रही है? देखिए, झारखंड का मेन आप कह सकती है मुद्दा, तो उसको 3 ही शब्द में कहा जा सकता है, जल, जंगल, जमीन।
यानी यही तीन मुद्दे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां आदिवासी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार घुसपैठिए का मुद्दा बनाया है, इसको एक तरह से ऐसे जोड़ करके दिखाया गया है कि घुसपैठिए आ रहे हैं और आपके हक को छीन लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो बहुत बड़ा एक तरह से थ्रेट है, कहीं ना कहीं ये थ्रेट मान भी सकते हैं कि होता ही है घुसपैठिए, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं और क्या डेटा है, क्या इसको एक तरीके से बीजेपी राजनीतिक रूप से भुनाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की जो सीटें हैं जहां पर उनका दबदबा काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जेएमएम के लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का देखा गया था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद उनको उनकी छवि जिस तरीके से बदली थी, तो उनके आने के बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं झारखंड का इलेक्शन हो या फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह हुआ यहां पर कि हरियाणा का चुनाव, हरियाणा के चुनाव में जो मान करके जाया जा रहा था कि माना जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस की हार हुई वहां पर। और वहां पर पॉइंट यह है कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वहां पर हार हुई। तो कहीं ना कहीं ये हार के बाद एक तरह से बीजेपी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। जिस तरीके से हमने देखा था लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, जैसे डगमगाया था। जी, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, अयोध्या जैसे जगह पे जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है, वो सीट तक को नहीं बचा पाई थी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है ना कि राम मंदिर जैसा मुद्दा लेकर के बीजेपी एक तरह से लोकसभा चुनाव में उतरी थी, और राम मंदिर जिस जगह पे बना है उसी सीट को बीजेपी हार गई। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है, और वही सीट नहीं, चाहे वो सबसे बड़ी बात ये देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। चाहे वो आप देखेंगे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, लोकसभा की सभी सीटें 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में यह हुआ कि डायरेक्ट बीजेपी 5 सीट हार गई, और इसका सीधा फायदा हुआ कांग्रेस 5 सीट बढ़ गई। इस वजह से माना जा रहा था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, और एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे वहां छाए हुए थे। लेकिन रिजल्ट एकदम अपोजिट आ गए। तो उसी तरीके से पैटर्न पे ये माना जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो भी उसी पैटर्न पे जाएगा, और बीजेपी यानी कि महायुति यहां जीत करके आएगी। लेकिन यहां पे रिजल्ट अलग हो सकते हैं। वहां पे कांग्रेस एक तरह से थी हरियाणा के अंदर में, लेकिन यहां पे रीजनल पार्टियां जो है, जो शरद पवार की पार्टी है या उद्धव ठाकरे हैं, ये लोग भी तो हैं, ये लोग भी तो यहां की सत्ता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका फैक्टर काम करेगा यहां, और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, और हो सकता है कि एग्जिट पोल फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2 फायदे जो होंगे महाराष्ट्र के अंदर, एकदम 100% वही फायदे होंगे। वो लाडली बहना का उसको फायदा मिलेगा, और हिंदुत्व का जो कार्ड है वो भी फायदा करता हुआ नजर आ सकता है अगर बीजेपी यानी कि महायुति सत्ता में आती है। तो देखिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी तमाम एग्जिट पोल्स थे, दिखाया गया था कि इसकी सरकार आएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी देखे तो कहा गया था कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन अभी जो ट्रेंड चला है एग्जिट पोल को लेकर, जो रिजल्ट हैं वो उससे अपोजिट आते हैं। अभी के रिजल्ट की बात करें तो दिखाया जा रहा है झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों में भाजपा के गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बना रही है। क्या लगता है कि इस बार भी पूरा मामला उलटने वाला है, पूरा गेम पलटने वाला है? नंबर गेम क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, और ये पलट सकता है, पूरी तरीके से पलट सकता है। जिस तरीके से 155 बताया, जादुई आंकड़ा जो है, टोटल सीटें महाराष्ट्र के अंदर में 288 है, लेकिन 288 में से 145 सीटें जिसे आएगी वो जीतेगी, और 155 सीटें ज्यादातर को जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो महायुति के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मामला पलट भी सकता है, और अभी ही नहीं, ये चीजें अभी आप गौर करेंगी तो ये देखेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये सिर्फ महज महाराष्ट्र के चुनाव को या फिर झारखंड के चुनाव को देखते हुए नहीं दिया गया। इस गलतफहमी में मत रहिए आप। इसकी सबसे बड़ी वजह है अभी आगे का जो चुनाव आने वाला है, दिल्ली का जो इलेक्शन है, बिहार का जो इलेक्शन है, कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीजेपी इसी तरीके से कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ा नुकसान जो हुआ है बीजेपी को वो हुआ है ओबीसी फैक्टर का। मतलब SC ST वोट या ओबीसी वोट कहीं ना कहीं खिसक गए।
2019 के बाद से जिस तरीके से पीएम मोदी की आंधी चली थी 2019 में, जो देखा गया था कि पीएम मोदी के नाम पे वोट मिले थे, लेकिन वो जो वोट खिसके हैं 2024 में जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था लेकिन 300 के अंदर भी रह गई थी, उसका मेन फैक्टर कहीं ना कहीं है एमवीए, मतलब माना जाता है मुस्लिम यादव फैक्टर रहा है यूपी के अंदर में। उसी तरीके से ओबीसी फैक्टर रहा है, मतलब माना जा रहा है कि ओबीसी का जो वोट है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपका हक छीना जा रहा है। मतलब जितने भी लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं, गोलबंद करना चाह रहे हैं एक तरह से ओबीसी वोटर्स को। और उसी के वजह से जो बीजेपी ने नारा दिया है अपना कि बटेंगे तो कटेंगे, वही वोट को एकत्र करने के लिए दिया है। और वो वोट अगर एक तरह से सिमट जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो बीजेपी पुराने रूप में आ जाएगी, 2019 के चुनाव की तरह आ जाएगी या 2014 की तरह आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत सोच समझ करके ये नारा दिया गया है। और 2019 आप देखेंगी तो 2019 के बाद से जिस तरीके से नुकसान की भरपाई के लिए ये सारे नारे दिए जा रहे हैं, ये फैक्टर, और अभी ही कह दे रहा हूं यहां पर कि ये फैक्टर आप देखना दिल्ली के अंदर में भी यही मामला रहेगा और बिहार के अंदर में भी यही मामला रहेगा। बिहार में तो अभी से ही शुरू हो चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे। गिरिराज सिंह तरीके से नारा दे रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, वो साफ सीधे तौर पे एक तरह से किया जा रहा है, बांटने की बात की जा रही है कि वोट बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर आप देखिए अभी कैलाश गहलोत के साथ क्या हुआ, कैलाश गहलोत ने क्या किया। वो एक तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे, एक तरह से रीढ़ की हड्डी। जब 15 अगस्त पर जेल के अंदर जा रहे थे, ये केजरीवाल नहीं मौजूद थे और आतिशी नहीं थी, तो उस वक्त झंडा फहराया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनका कद आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कद था, लेकिन रातों रात उन्होंने क्या किया, पाला बदल लिया। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, शीश महल का इल्जाम लगाया और भी बहुत सारे इल्जाम लगा दिए आम आदमी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया। और उसके बाद वो कहां गए, उनके ऊपर क्या इल्जाम थे, ईडी के चार्जेस चल रहे थे, ईडी उन पे कार्रवाई करने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो कहां चले गए, अब चले गए बीजेपी के अंदर में। तो अब क्या लगा रही है आम आदमी पार्टी या विपक्ष, क्या इल्जाम लगा रहा है कि अब बीजेपी के अंदर में गए हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल करके निकलेंगे, मतलब अब ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी। साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ना, ये महाराष्ट्र चुनाव या फिर झारखंड चुनाव में ही नहीं, बल्कि बिहार के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में भी काम करेगा। ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा कारण रहता है कि हमेशा जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो एकदम अलग और उलट भी आते हैं। क्या ये प्रोपोगेंडा है या भाजपा वाले ये बताना चाहते हैं चुनावी नतीजों से पहले ही कि हमारी सरकार बनती हुई है? देखिए, आपको एक चीज बता दे रहा हूं, परसों मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, उनसे बात कर रहा था। उनसे मैंने यही सवाल किया कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े क्यों गलत हो जाते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, ये लोग एग्जिट पोल जो है ना वो घर में बैठ करके बनाते हैं, मतलब घर से मोबाइल से जो बहुत सारे इसमें, अब ये 100% आप नहीं कह सकते हैं, ये दावा नहीं कर सकते, मैं दावा नहीं कर रहा हूं इस चीज का, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि अब 1 करोड़ लोग हैं वहां पे, 10,000 लोगों से आपने पूछ लिया और 10,000 के लोगों के बेस पे आपने दिखा दिया, तो कहां गए 90 लाख और 99,000 उतने लोग कहां गए, किधर गए, उनका लिया गया, नहीं लिया गया ना। तो कहीं ना कहीं वो भी तो बड़ा फैक्टर होता है ना। और एग्जिट पोल जो फेल हो रहे हैं वो इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। अगर नहीं होते, एग्जिट पोल सही माना जाता। आप बताइए ना, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हरियाणा में जिस तरीके से हुआ, एक भी एग्जिट पोल ऐसा था जिसमें दिखाया गया था कि बीजेपी जीत करके आएगी, नहीं दिखाया गया था। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट उलट के आए ना। लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, कितने एग्जिट पोल में तो 400 पार दिखा दिया गया था, मतलब, और क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, 300 से भी कम रहे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सारे एग्जिट पोल जो है वो अब काम नहीं कर रहे हैं, उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी वो टाइप की नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल फिलहाल में ये बयान दिया है कि सभी एग्जिट पोल से वो दूरी बनाए रखेंगे, यानी कि वो इस तरह के किसी भी आंकड़ों पर कोई भी विश्वास नहीं जता रहे हैं। एक और मुद्दा यहाँ पे हम उठाएंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी बढ़ चढ़कर हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रहे थे, बहुत सारी रैलियां उन्होंने की, बहुत सारे भाषण उन्होंने दिए, लेकिन इवन दावा भी यही था कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग थी।
क्या लगता है ये कारण रहा कि महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आए जिस तरीके से वो हरियाणा चुनाव के वक्त थे? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर में भी वो उसी तरीके से नजर आए हैं। महाराष्ट्र के अंदर में क्या है कि जैसे एक तरह से आप हरियाणा से अगर कंपेयर करेंगी तो ओवरऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अलावा और किसी अलायंस पार्टी को आप जानती हैं नहीं, ओवरऑल सारी चीजें कांग्रेस है, तो वहां पे कांग्रेस का एक तरह से दायित्व बन जाता है। लेकिन यहां अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां ये लोग एक तरह से महाविकास अघाड़ी में एक अलायंस में है, और अलायंस में और भी पार्टियां हैं, शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे है, तो इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारी चीजें ये लोग भी अपना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रैलियां की और जिस तरीके से दिखाया तो वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर सकता है। और इस तरीके से देखेंगे आप जिस तरीके से महाराष्ट्र को खास करके 6 रीजन में डिवाइड किया गया, चाहे वो मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, या फिर मुंबई हो, या फिर कोंकण हो, इस तरीके से बांटा गया। तो मराठवाड़ा में देखा गया कि ज्यादातर जो फैक्टर माना जा रहा है इस बार कि काम कर सकता है, कांग्रेस ज्यादा मजबूत है वहां पर। तो विदर्भ है, विदर्भ में जिस तरीके से शरद पवार का देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सारा असर करने वाला है महाराष्ट्र के ऊपर। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित इस बार भी होगा। जिस तरीके से 2 बार हो चुका है उसी तरीके से इस बार भी होगा। हॉट सीट पर अगर हम चर्चा करें तो क्या हालात हैं उसके? एकनाथ शिंदे हो या फिर वो तमाम बड़े नेता हैं, क्या स्थिति है उनकी कि वो अपनी सीटों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आंकड़ा है उनको लेकर? देखिए, हॉट सीट की अगर बात करेंगी तो आप सबसे पहले तो इस पे जाइए कि जीशान सिद्दीकी के ऊपर जाइए। जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके शामिल हुए थे एनसीपी में, और उसके बाद अणुशक्ति नगर से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ईस्ट इससे लड़ रहे हैं मुंबई, तो वो कहीं ना कहीं ये फायदा करता हुआ उनको नजर आएगा। वो उनको सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं वो गेन करेंगे जीशान सिद्दीकी। लेकिन उसी जगह पे सौरा भास्कर के पति हैं वो फहद, अणुशक्ति नगर से वही लड़ रहे हैं चुनाव, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वही सबसे पॉइंट वाली बात यह है कि साइना एनसी जो नवाब मलिक की बेटी है, वो इनके चुनाव जो लड़ रही हैं जहां से अबू आजमी के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, तो यहाँ पे फैक्टर देखा जा रहा है मुस्लिम वोट यहाँ पे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी को फायदा हो सकता है। आप देखेंगे तो दोनों वोट काट सकते हैं एक दूसरे का, और यहाँ से बीजेपी निकल सकती है, तो बीजेपी को यहाँ से फायदा मिल सकता है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अबू आजमी जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट हैं, वो वहां जीत दर्ज कर सकते हैं, तो नवाब मलिक भी तो मजबूत ही है, उनको कौन मान सकता है कि कम आंका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस टक्कर के बीच में तो बीजेपी निकल सकती है ना। तो ये सारे फैक्टर अगर सारी जगहों पे देखा जाए तो हो सकता है कि फायदा पहुंच सकता है। जैसे इम्तियाज जलील है, उनका माना जाता है कि औरंगाबाद सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो AIMIM से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है, लेकिन उनके सीट पर एक चीज जो देखा जा रहा है कि करीब करीब लगभग 20 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वोट तो उनका कटेगा ना, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं। तो क्या हॉट सीट जितनी भी है महाराष्ट्र के अंदर पे, उस पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। किसी की भी जीत हो सकती है और कोई भी हार सकता है, ये श्योर है। पलड़ा इस बार दोनों तरफ का भारी दोनों तरफ का भारी है। ठीक है, और मुद्दे अगर हम बात करें कि जो उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार है, उनकी पॉपुलैरिटी भी अगर हम जाएं, जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे की विरासत को कैरी करते हैं, उसी तरीके से शरद पवार हैं, उनका भी एक अलग अपना नाम है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। तो ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दोनों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं महायुति के आगे फीकी पड़ जाती है। और भाजपा को भी इस बात का अंदाजा है कि जिस तरह की लोकप्रियता महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर है, उस तरह की लोकप्रियता से वो नहीं लड़ सकते। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक हिंदुत्व कार्ड खेला और बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर इस पूरे वोट समीकरण को साधने की कोशिश की। और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको भाजपा ने यहाँ पर फिर से भुनाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि इसका फायदा कितना होता है। देखिए, एग्जिट पोल में तो इसका फायदा दिखा दिया गया कि कितने फायदे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि इसका फायदा जमीनी स्तर पर जब रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसका कितना फायदा हुआ है। और अगर फायदा होता है तो आगे भी फायदा होगा। आगे कहां फायदा होगा बीजेपी को, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो या फिर बिहार का इलेक्शन हो, यहां भी इस कार्ड को खेला जा सकता है और ये फायदा हो सकता है वहां भी।
क्लोज।